Hello guys, good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. In this video lecture, we will basically cover the current affair of 9 July 2020. So let's start. So first one article is butterfly recorded as the largest in India. Right. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल ही की बात है कि एक हिमालयी तितली हम जिसे बोल सकते हैं, राइट, एक हिमालयन बटरफ्लाई जिसका नाम गोल्डन बर्डविंग है, उसको भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि मादा गोल्डन बर्डविंग यानी फीमेल हम बोल सकते हैं गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के डीडी हाट में रिकॉर्ड किया गया, राइट। साथ ही साथ जबकि सबसे बड़ी जो अगर हम मेल गोल्डन बर्डविंग की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में वानखर तितली संग्रहालय यानी म्यूजियम में रिकॉर्ड किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। वहीं पे तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि अब तक दक्षिणी जो बर्डविंग है उस नाम की जो तितली है देश में सबसे बड़ी तितली थी, राइट। ये चीज़ ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी ये तितली थी, लेकिन और इसे जो है वर्ष 1932 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है, पेपर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है कि इसमें सल्की पक्षी यानी लियोपिटोबेटेरा के अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाला एक मात्र मापक पंख आकार होता है। और वहीं पे जो हम अगर फीमेल गोल्डन बर्डविंग की बात करें तो उसके जो पंख की जो टोटल लंबाई होती है 194 मीटर होती है, राइट। और साथ ही साथ जो कि दक्षिणी बर्डविंग की पंख की हम बात करें तो 190 होती है, मिलीमीटर, राइट। ये चीज़ ध्यान देना। अगला जो है डुओस है, एक स्टेचुरी बॉडी है, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं बता दूं दिल्ली नगर कला आयोग इसका नाम है, और जिसे हम बोल सकते हैं दिल्ली अर्बन आर्ट जो है कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है, DUAC। और ये जो है वर्ष 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है, यानी एक स्टेचुरी बॉडी है। पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा 1973 के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। अब यहाँ पे समझना है कि इसका जो प्रमुख कार्य है दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरणीय जो डिजाइन है, राइट, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए सौंदर्य परक विशिष्टता की रक्षा और विकास एवं रख रखाव मेंटेनेंस उससे संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैटर्स हैं, उसमें भारत सरकार उसको परामर्श देना भारत सरकार इसका जो है मुख्य काम है। भारत सरकार को एडवाइस देता है कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट से संबंधित या इकोलॉजी से सुधार से संबंधित। तो वहीं पे अगला हमारा है कि किसी भी स्थायी निकाय को जो है सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है, राइट, कन्फाइंड बॉडी को, लोकल बॉडी को। वहीं पे अगला जो है आप देख लो पॉइंट कि इस आयोग ने भारत सरकार के लिए नीति परामर्शी, राइट, नियोजन निकाय आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यानी ऑथोरिटेरियन बॉडी और विशेषज्ञ के त्रिआमी भूमिका जो है निभाता है, राइट। ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अगला है अबाउट इडली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सिक्योरिटी से भी संबंधित है, और खासकर के CAPF के लिए मैं इसे मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों है? हाल ही में सीरियाई और रूसी विमानों ने इदलिब प्रांत में यानी इदलिब प्रोविंस में स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स पर घातक हवाई हमले किए हैं। और संयुक्त राष्ट्र के जो जांच करता है, जो जितने इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको इन हमलों को युद्ध अपराध जो है उन्होंने करार दिया है। उन्होंने बोला है कि एक रॉन्ग तरीका था, एक अच्छी तरीका नहीं था, काफ़ी एक मानवाधिकार का भी हनन यहाँ पे किया गया, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन एक बात आती है कि आखिर इदलिब है कहाँ पे? इदलिब सीरिया के उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्टर्न में जो है, और ओलेप्पो से लगभग 59 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक शहर है। आपने यहाँ पे देखा तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है लगभग 500 मीटर के आसपास है, राइट। तो ये तो हमने इसके बारे में देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं सीरिया में हो सकता है आपको पेपर 1 में पूछ दे कि अल हस्के कहाँ पे है, किस कंट्री में है। तो आपको याद रखना है कि सीरिया में है। दरिया इज जोर, ये भी इस नाम का एक शहर है। और फिर इडलिब के जो अगल बगल वाले जो इलाके हैं, जो सिटीज़ हैं, उनका मैं नाम बताता हूँ। एलेप्पो तो एक हो गया आपका। अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्टर्न का तो हामा हो गया, और अगर मैं बात करूँ वेस्ट का तो लताकिया हो गया, याद रखना आपको। और सीरिया का जो बॉर्डर मिलता है नॉर्थ में तुर्की से मिलता है, वहीं पे साउथ ईस्ट में इराक से मिलता है, जॉर्डन से मिलता है, इजराइल से मिलता है, लेबनान से मिलता है। ये चीज़ आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो अगला जो हमारा न्यूज़ है वो किस चीज़ से संबंधित है? पेपर 1 कम पेपर 2, यानी ग्रांट पर परमानेंट कमीशन कमांड पोस्ट टू एलिजिबल वुमेन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ आज नहीं आई है, ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, काफ़ी दिनों से चर्चा में बनी हुई थी। तो इस बारे में थोड़ा समझते हैं। हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, राइट,
तो उन्होंने 17 फरवरी को अपने एक निर्णय में सरकार को सशस्त्र बलों में राइट योग्य महिला जो अधिकारी होते हैं उनको अस्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन, कमांड पोस्टिंग देने के लिए कहा था। लेकिन हाल ही में शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय को लागू करने हेतु सरकार को 1 महीने के विस्तार की अनुमति दी है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कंसर्न क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बता दूं कि चर्चा का ये कारण है कि कुछ समय पूर्व उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, पिटीशन, जिसमें कहा गया था कि सरकार और जो शीर्ष न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है सरकार। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्णय को लागू करने के लिए जो है प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा केवल आधिकारिक आदेश जारी करना ही रह गया है। अब यहाँ पे एनोटेशन प्रिपेयर्ड क्या है, तो ध्यान देना है कि उच्चतम न्यायालय का जो, मैं इस बारे में चर्चा करता हूँ लेकिन सबसे पहले समझना है कि उच्चतम न्यायालय का फरवरी जो आदेश था और इसका निहितार्थ तो कुछ इस प्रकार था कि महिला अधिकारी पुरुष अधिकारी के साथ सभी कमांड पोस्टिंग पर नियुक्ति के लिए अयोग्य के पात्र हैं। हालांकि इसमें महिला अधिकारियों के लिए उच्च पदों पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा भी बोला गया। न्यायालय ने सरकार की इस विचार को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि केवल 14 वर्ष से कम सेवा वाली महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए विचार किया जाना चाहिए तथा 20 वर्ष से अधिक की वाली जो महिला अधिकारी होगी उनको तत्काल पेंशन दे देना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने सेवा के वर्षों पर आधार पर अस्थायी कमीशन दिए जाने के लिए होने वाले जो बायस्ड को समाप्त करने की उन्होंने बात की है, राइट। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिका में पुरुष अधिकारियों के समक्ष भारतीय सेना के जो, अगर हम बात करें मेल ऑफिसर के काउंटर पार्ट के समक्ष अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के 10 शाखाओं में अस्थायी कमीशन दिए जाने को कहा है। लेकिन एक बात आती है कि एनोटेशन क्या है, तो मैं बता दूं कि न्यायालय ने महिला अधिकारियों को महत्तम जो भूमिका दिए जाने के खिलाफ तर्कों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इसे समानता का अधिकार का उल्लंघन बताया, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 के तहत। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि न्यायालय ने जैविक तर्क यानी बायोलॉजिकल आर्गुमेंट, जिसको बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट, को भी विचलित करने वाला कहते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि बेहुदा बेतुकिया बातें हैं, इससे किसी एक खास वर्ग के जेंडर को जो है एक हर्ट होगा, उनकी हम बात करें तो उनके पॉलिसी, उनकी जो प्राइवेसी उसको खनन यहाँ पे वायलेशन किया जा रहा है। वहीं पे अगला जो है कि शीर्ष अदालत ने महिलाओं की शारीरिक सीमा का हवाला देने वाले केंद्र को रुख खारिज करते हुए इसे लैंगिक रूढ़ियों यानी हम ये बोल सकते हैं सेक्स स्टीरियोटाइप्स का जो है क्या हम बोल सकते हैं कि एक और महिला के खिलाफ लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर बाइसनेस पर आधारित बताया था। हालांकि इसमें अनुच्छेद 16 का भी बात किया गया, तो याद रखना ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे यह भी बताया गया कि न्यायालय के अनुसार यह केवल सेना में वास्तविक रूप से समानता लाने के लिए मानसिक में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की हो गई अपनी वर्डिक्ट, उनकी अपनी हो गई वर्डिक्ट, उनकी जजमेंट हो गई, साथ ही साथ महिला जो वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा जो पिटिशन फाइल किया गया था उनके द्वारा हो गया। लेकिन एक बात आती है कि आखिर सरकार ने क्या इसमें अपना तर्क दिया, राइट। तो सरकार ने ये बोला कि सेना में महिला अधिकारियों की बात की जाए यानी वुमेन ऑफिसर्स की नियुक्ति पर, रिक्रूटमेंट पर मदरहुड, मदरलिनेस जिसको बोल सकते हैं, चाइल्ड केयर, साइकोमेटिक लिमिटेशन का प्रभाव पड़ता है यानी मनोवैज्ञानिक सीमाओं का प्रभाव पड़ता है। और परिवार में अलगाव, जीवन साथी का रोजगार यानी हस्बैंड की बात की जाए, बच्चों की शिक्षा हो गई, आप यहाँ पे देख भी सकते हो एडिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात की जाए तो गर्भावस्था के कारण लंबे समय तक जो है अनुपस्थिति या फिर जॉब न ज्वाइन करना और जो मदर केयर टेकर की जो बात है उसके ज़रूरतों को पूरा करना आदि महिलाओं के लिए सैन्य सेवाओं की अनिवार्यता को पूरा करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा बताया गया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है कि एक शारीरिक सीमाओं का बात किया उन्होंने, तो अपने आप में थोड़ा से चौंकाने वाली बात यहाँ पे देख भी सकते हो। कॉर्पोरियल लिमिटेशन की बात की गई है, शारीरिक सीमा, तो सैनिकों को दुर्गम इलाके यानी इनएक्सेसिबल टेरेंस में, निर्जन पोस्टों तथा प्रतिकूल जिसे बोल सकते हैं अनप्लीसेंट क्लाइमेट सिचुएशन में काम करना होता है और ऑफिसर्स को आगे बढ़कर जो है लीड भी करना होता है। और इनको वारफेयर के जितने भी मैटर्स हैं उसको पूरा करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट यानी कि सुपीरियर हम बोल सकते हैं कि कॉर्पोरियल एक कंडीशन में होना चाहिए। और सरकार के अनुसार महिलाएं जमीनी युद्धक भूमिकाओं में सेवा करने योग्य नहीं होती है, सरकार का मानना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको तर्क देखना है, बिहेवियरल एज वेल एज साइकोमेटिक चैलेंज के बारे में बात की जा रही है, व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की भी बात की जा रही है। आर्मी यूनिट्स में एक विशिष्ट प्रकार के सर्व पुरुष माहौल होता है, मतलब वहाँ पे खाली जो मेल काउंटर पार्ट्स का इन्वायरमेंट होता है।
महिला अधिकारियों की उपस्थिति के लिए संयत व्यवहार की आवश्यकता होगी काफ़ी, ताकि उनकी भी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। पुरुष सैनिक मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तथा महिला अधिकारी से आदेश लेने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इस तरीके की बात की गई। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।